हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्मा अकेडमी। आज हम देखेंगे आपका जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक में, जो आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो पेपर हुआ था, जिसका अभी री एग्ज़ाम होने को है, उसमें इस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए। तो आपको एक ही चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एथेनॉल। ये आपका देखिए कार्बन एवं इसके यौगिक में ये चैप्टर है, ठीक है। तो वहाँ से लिया गया है। आपका ये टीआरई 3 में आया था क्वेश्चन, ठीक है। और देखते हैं इसके क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये ग्रेफाइट का किया जाता है। तो ये भी आपका क्लास 10th का कार्बन एवं उसके यौगिक से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका साबुन उद्योग का उपजात क्या है। तो ये आपका ग्लिसरॉल होगा जाके, ठीक है। तो ये आपके जो क्वेश्चन हैं ये आपके एक ही चैप्टर से आए हैं, कार्बन एवं इसके यौगिक। और आपको चैप्टर नेम भी यही है, आपका जो क्लास है क्लास 10th का है, ठीक है, साइंस का। तो देख लीजिए आप कितना ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसके और भी फैक्ट्स जानते हैं। तो इस चैप्टर से जो भी आपके जुड़े हुए फैक्ट्स हैं उसे देखेंगे, और बाद में इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे, ठीक है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही देखेंगे आपके, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कार्बन का ये जो आपका बंद होता है ना, कार्बन का जो सहसंयोजी बंद होता है। देखिए कार्बन का जो बैलेंसिंग होती है C=, इसका होता है 6 होता है, 2 और 4 होता है, ठीक है। तो ये जो लास्ट में 4 होते हैं ना, ये या तो वो दान करेगा और या तो ये ग्रहण करेगा, तभी तो इसके 8 अष्टक पूरे होंगे। तो ये क्या करता है कार्बन, ये ना तो दान कर सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है। अगर ये ग्रहण करेगा ना तो उसने काफ़ी ऊर्जा इसे चाहिए होगी, ठीक है। और दान भी नहीं कर सकता है, तो ये क्या करता है, सहसंयोजक बंध बनाता है ये कार्बन किसी के साथ। तो ये इसमें क्या होता है कि इसका जो क्वथनांक होता है, जो गलनांक एवं क्वथनांक होता है वो उच्च होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इसमें गलित अवस्था में विद्युत चालन करते हैं, ठीक है। और जैसे कुछ कार्बनिक यौगिकों के गलनांक क्वथनांक दिए गए, ठीक है। तो इसमें श्रेणी दी 4.1 में। अब देखिए ये दी गई है एसिटिक एसिड है, ठीक है, C3COOH, और 290 इसका गलनांक है और क्वथनांक 391 है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि इसमें सबसे ज़्यादा आपका जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है, और क्वथनांक जो होता है बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, उसके कितना ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरीके से अभी ये सभी क्या है, कार्बन के यौगिक हैं, ठीक है। और ये देखिए CH4 लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, 4 है, इसके आपके साथ में इसमें 4 बंद के साथ में हाइड्रोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो ये सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, कार्बन 4 ना तो दे सकता है ना तो दे सकता है, लेकिन सहसंयोजक के हिसाब से ये अपना अक्षर पूरा करता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था टीआर में भी था अभी। तो देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर C4 नेगेटिव रेनाइन बना सकता है, लेकिन 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन अर्थात 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन धारण करना मुश्किल हो जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं, ये 4 इलेक्ट्रॉन खोकर या C+4 पॉजिटिव आधानायन बना सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉनों को खोकर 6 प्रोटॉन वाले नाभिक में केवल 2 इलेक्ट्रॉन का कार्बन धनायन बनाने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो वही मैंने बोला अभी, इसमें आप काफ़ी ऊर्जा चाहिए होती है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन्स खो भी देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करता है, ये क्या करता है कि कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के साथ संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा देता है। लेकिन केवल कार्बन ही नहीं बल्कि अनेक अन्य तत्व भी इसी प्रकार कार्बन की जो साझेदारी देती है अणुओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की जाती है, और वे दोनों परमाणुओं के बाहरी कोश के होते हैं, ठीक है। इसके फलस्वरूप दोनों ही परमाणु उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करते हैं। मतलब इसमें सब मतलब इसका यही है कि जो आपका सही जो बंद है, उससे क्या होता है कि ये आपकी जो बैलेंसिंग होती है वो पूरी करता है, ठीक है। और इस तरीके से काफ़ी अन्य भी जो आपके पदार्थ हैं वो भी ऐसे करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। अब देखिए यहाँ पे सहसंयोजक बंध दिखाया गया है कि किस तरीके से ये काम करता है। तो देखिए आपका हाइड्रोजन में क्या होता है कि एक कोश होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है इसका, और ये इसमें के कोश होता है। वैसे आपका K, L, M, N, ये इस तरीके के 4 कोश होते हैं। तो के में आपका होता है 2, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है 2n² होता है, ठीक है, 2n²। तो इसमें n की वैल्यू जो भी होगी आपकी, अगर एक कोश है तो एक का स्क्वायर जो करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 की पावर 4, तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। 2, 8, 18, 18, 32 ऐसे बोलते हैं। तो देखिए इसमें आपका क्या है, एक कोश है, तो के कोश को बढ़ने के लिए इसको एक इलेक्ट्रॉन आवश्यकता होती है हाइड्रोजन को। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक होता है, इसे क्या करते हैं कि इसे 2 चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए जो इसका जो कक्षा है पहली वाली पूरी हो जाए। तो क्या करता है ये ये इलेक्ट्रॉन 2 परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनिक की साझेदारी करके हाइड्रोजन का अणु जो बनाता है H2, ठीक है। तो H ये जब साझेदारी करेगा इस तरीके से, तब ये क्या करेगा, ये एक आपका सहसंयोजक बनेगा, ठीक है। और इससे एक अणु बनेगा H2। और इसी प्रकार देखिए आपका जैसे जो उत्कृष्ट गैसें होती है, जैसे हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करता है, ठीक है। और के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इलेक्ट्रॉन जो आपकी होती है संयुक्ता इलेक्ट्रॉन दर्शाने के लिए हम बिंदु अथवा क्रॉस का यूज़ करते हैं, वो तो मैंने बता दिया आपका। ये आपका जो क्लास 10th में हमने पढ़ा होगा, जैसे संयोजकता दर्शाने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, देखिए आपका क्लोरीन है, इसका क्लोरीन का एक एग्जाम्पल लिए Cl और Cl लिया है इन्होंने। तो इसमें भी क्या किया जाता है, 17 होते हैं, 2 8 और ये 7 होता है, ठीक है। तो इसे क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो ये खो नहीं सकता है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो ये आपकी यहाँ पे साझेदारी कर लेता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की। तो ये आपका भी इसमें भी सहसंयोजक बन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए ऑक्सीजन के भी इसमें दिखाया है, ऑक्सीजन का O2 जब बनाया जाता है, तो O2 का देखिए उसमें क्या होता है, एल के उस कोष में कितने होते हैं, 6 होते हैं, 6 2 8 होते हैं, 2 6 होता है, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस 8 होता है। और ये लास्ट में जो 6 होते हैं, इसे चाहिए 8 अष्टक पूरा करने के लिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या करता है, ये साझेदारी करता है, ठीक है। O जब बनाएंगे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे इसके, और यहाँ पे एक क्रॉस से एक उससे बनाया जाता है। तो ये जब इसका साझेदारी करेगा तो इसके 4 बनेंगे, ये से करेगा तो इसके बन जाएंगे। तो ये होता है O2 वाला। सेम वही तरीका इसमें भी, कार्बन का भी, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ था कि जो ऑक्सीजन होता है प्रत्येक परमाणु ऑक्सीजन के अन्य परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रत्येक परमाणु के द्वारा प्रदान किए गए 2 इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉनों को 2 सहभागी युग्म प्राप्त होते हैं। इन दोनों परमाणु के बीच द्वयाबंध बनाना कहते हैं इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका नाइट्रोजन का, इसमें भी नाइट्रोजन का दिया गया। अब देखिए ये जो करा रहा है ना एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत समझिएगा ये आएंगे नहीं, क्या पता आपको इसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो नाइट्रोजन का देखिए आपका द्विक परमाणु गैस है, ये भी आपको पता है, इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, 2,5 लिखते हैं इसमें, ठीक है। और ये आपका K होता है, ये L होता है। तो देखिए इसमें L वाले में कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो यहाँ पे अभी अष्टक पूरा होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की साझेदारी चाहिए। तो क्या करता है नाइट्रोजन जो है अपने 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अपने साथ में साझेदारी करता है, ठीक है, इस तरीके से ये करता है। तो ये आपका सहसंयोजक बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। और ये बनेगा इसमें त्रिबंध, ठीक है। और त्रिबंध आपको पता था असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है। एक होता है ये सिंगल बॉन्ड, एक होता है डबल, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। तो ये होते हैं आपके 2 असंतृप्त, ठीक है। और ये होता है आपका संतृप्त, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, ये मैं बताऊंगा उसमें, ये संतृप्त है, ठीक है, और ये असंतृप्त है, इसमें अभी आएगा असंतृप्त है, ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं, और इसका फार्मूला भी होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है और उसका होता है एल्केन, ठीक है, उसमें एन लगता है, और डबल बॉन्ड में इन, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आइन, ठीक है, आइन लगता है इसमें। देख सकते हैं अब देखिए अमोनिया है NH3, ठीक है। तो NH3 में क्या है कि जैसे अमोनिया का जो सोडियम जो आपका नाइट्रोजन का फॉर्मूला है, तो इसमें क्या चाहिए, इसे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 2,5 होता है, लास्ट में 3 चाहिए। तो ये क्या करता है कि आपका जो हाइड्रोजन है उसके साथ में संयोजक करता है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन इसे चाहिए होते हैं। तो ये H के साथ में सहसंयोजक बनाता है बंद, ठीक है। तो ये इसका बनेगा, ये इसका बनेगा, ये इसका बनेगा, और इस तरीके से ये इन तीनों से एक एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। तो ये आपका NH3 का बनता है। ऐसे ही CH4 जो होता है आपका, वैसे पता है आपको, ये क्या होता है, मीथेन का सूत्र होता है, ठीक है। और ये CNG में यूज़ होती है, ठीक है, बायोगैस एवं CNG में इसका यूज़ होता है ईंधन के रूप में। और ये इसका प्रमुख घटक है, ठीक है, CH जो आपका 4 होता है। ये कार्बन के सर्वाधिक सरल यौगिकों में से एक है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, और कार्बन चतुष्फलकी है, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उत्कृष्ट गैस विन्यास की स्थिति को प्राप्त करने के लिए कार्बन के इन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ करता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ये जब 4 इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी करेगा तो सहसंयोजी बंध बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, सहसंयोजी बंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल बंध होता है, आबंध होता है, लेकिन इनका जो अंतराणविक बल होता है वो कम होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को आप स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें बोल देगा कि आपका सहसंयोजी बंध होता है, उसमें अणुओं के भीतर कैसा आबंध होता है, ठीक है, ये प्रबल होता है, और ये अंतराणविक जो बल होता है वो कम होता है, ठीक है। और फलस्वरूप इन यौगिकों में क्वथनांक या गलनांक कम हो जाते हैं। और चूंकि जो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक साझेदारी होती है तो आवेशित कण बनते हैं। सामान्यतः ऐसे सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि जो विद्युत के जो आपके सहसंयोजी यौगिक बनते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी कि विद्युत जो होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देखिए मीथेन की संरचना दी गई, ठीक है, ये आपका डायग्राम दिया गया मीथेन की संरचना CH4 में कैसे बने हुए, ठीक। अब देखते हैं इसमें कार्बन के अपर रूप। तो कार्बन के अपर रूप आपने पढ़े होंगे, जैसे आपका होता है ग्रेफाइट होता है, ठीक है, एक होता है हीरा, और एक होता है बकमिलिस्टर फ्लोरीन, ठीक है, फ्लोरीन होता है, बकमिलिस्टर फ्लोरीन 60 होता है, ठीक है। और इसे या फिर शॉर्ट फॉर्म में फ्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। तो 3 आपके ये कार्बन के अपर रूप है। और यही आपका क्वेश्चन था इसमें कि जो ग्रेफाइट होता है, ये कार्बन का जो अपर रूप है वो कौन सा था, तो ये ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और ये ग्रेफाइट आपने देखा होगा, जो पेंसिल होती है, पेंसिल का आगे वाला जो भाग होता है वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट ध्यान रखिए, ग्रेफाइट होता है ना, ये आपका विद्युत का ग्रेफाइट ये होता है विद्युत का चालक होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ग्रेफाइट होता है विद्युत का चालक होता है, और ये आपके अचालक होते हैं सारे। देखिए इसमें क्या देखिए, प्रकृति के कार्बन तत्व के अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप में पाए जाते हैं। हीरा ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के परमाणु बने होते हैं,
ठीक है। और कार्बन के परमाणु का परस्पर आबंध के तरीके के आधार पर ही इनमें अंतर होता है। हीरे में कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के 4 अन्य परमाणु के साथ आबंधित होता है, इससे दृढ़ त्रिआयामी संरचना बनती है। जो ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक अणु का आबंध कार्बन के 3 अन्य परमाणुओं के साथ एक ही तल में होता है, जिससे षष्ठकोणीय जो बनता है, ठीक है। इससे एक आबंध द्विआबंधी बनता है, मतलब डबल बॉन्ड बनता है। इसके कारण क्या होता है, कार्बन की संयोजकता पूर्ण होती है और ग्रेफाइट की संरचना में षष्ठकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। नेक्स्ट आती है इन दो विभिन्न संरचनाओं के कारण क्या होता है, हीरे और ग्रेफाइट के भौतिक गुणधर्म अत्यंत भिन्न होते हैं, ठीक है। और जबकि इसके रासायनिक गुणधर्म एक समान होते हैं। तो इसमें पूछेगा कि इसके भौतिक गुणधर्म कैसे होते हैं, हीरे और ग्रेफाइट में या समानता पूछ देगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा भौतिक गुण इसके भिन्न होते हैं और रासायनिक गुण एक साथ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, और जो सबसे सर्वाधिक कठोर है अपनी दुनिया में, सबसे कठोर जो धातु है वो आपकी हीरा है, ठीक है। तो इससे बहुत याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा, और जबकि जो हीरा जो आपका ग्रेफाइट होता है वो चिकना और फिसलनकारी होता है। और पिछले अध्याय में बताया गया कि आधातुओं के बारे में अध्ययन किया गया, तो उसमें विपरीत जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता है, ठीक है। और शुद्ध कार्बन को अत्यधिक उच्च दाब पर उपचारित या सब्जेक्टिव करने के हीरे को संश्लेषित कर सकते हैं, ठीक है। और ये संश्लिष्ट होने हीरे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन अन्यथा ये प्राकृतिक हीरों में अभेदनीय होते हैं। और फ्लोरीन जो होता है कार्बन का अपर रूप अन्य वर्ग का है। इसमें सबसे पहले C60 की पहचान की गई थी, जिसमें कार्बन के परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो आपका जो फुटबॉल का आकार होता है, तो आपने देखा होगा इस तरीके से बने होते हैं, एक एक इसमें जुड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरीके की संरचना होती है इसमें, ठीक है। तो ये आपका उसमें पूछ सकता है फ्लोरीन किस आकार का होता है, तो ये फुटबॉल का होता है, C60 इसका सूत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए, अमेरिका आर्किटेक्चर बकमिस्टर फ्लोरीन द्वारा डिजाइन किए गए जियोडेसिक गुम्बद के समान लगते हैं, इसलिए इस अणु को फ्लोरीन नाम दिया गया था। तो ये एक वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर पड़ा था। अब देखिए इसमें नेक्स्ट है, कार्बन को सर्वतोमुखी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए प्रकृति इसमें दिया गया है, कार्बन के ही अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने को अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या के अणु बनते हैं। इस गुण को क्या बोलते हैं, श्रृंखलन, जो कैटेंशन बोलते हैं इसे। इस यौगिक में कार्बन की लंबी श्रृंखला और कार्बन की विभिन्न श्रृंखलाओं की जो शाखाओं की श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, कार्बन के परमाणु एक द्विबंध त्रिबंध से जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े होते हैं। तो कार्बन के यौगिक जो होते हैं संतृप्त होते हैं, और जो द्वि और त्रिबंध बनते हैं तो वो आपका असंतृप्त होते हैं। तो अभी मैंने जब चैप्टर स्टार्ट हुआ तब मैंने बताया था, सिंगल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यानी कि इसका जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ये असंतृप्त होते हैं, ठीक है। असंतृप्त कार्बन श्रृंखला दर्शाते हैं। और ये जो आपका होता है ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका संतृप्त होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें क्या होता है कि कार्बन यौगिकों में जिस सीमा का तक श्रृंखलन का गुण पाया जाता है वह किसी तत्व में नहीं मिलता है, ठीक है। तो कार्बन में ये मिलता है। और सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिससे क्या होता है 7 या 8 परमाणुओं के तत्व जो तक श्रृंखला होती है। लेकिन यह जो यौगिक अति अभिक्रियाशील होते हैं, कार्बन कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः ये स्थायी होते हैं। और फलस्वरूप इसके अनेक कार्बन यौगिक जो परमाणु के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो इसमें क्या होता है, कार्बन के 4 अन्य परमाणु अथवा कुछ अन्य संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ आबंध की क्षमता होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, जो क्लोरीन है, अनेक तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। तो क्या करते हैं, सभी के साथ में क्या होता है, सहसंयोजक बंध बनता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि आपके कार्बन द्वारा जो होता है कि प्रबल आबंध के कारण इसका छोटा आकार होता है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के सहसंयोजी जो सहभागी यौगिकों की नाभिक मजबूती से पकड़ लेते हैं और बड़े परमाणु वाले तत्वों के बने आबंध तुलना में अत्यंत दुर्बल होते हैं। अब देखिए कार्बन यौगिक क्या है, कार्बन पाए जाने वाले 2 विशिष्ट लक्षण जो होते हैं, चतुसंयोजकता होती है और श्रृंखलन की बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है, कार्बन श्रृंखला में जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिकों को प्राकृतिक पदार्थ में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और ये समझा जाता है कि कार्बन यौगिक अथवा कार्बन यौगिकों के केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अर्थात ये माना गया है कि संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति आवश्यक है, ठीक है। और फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट में यूरिया बनाकर इसे अत्यंत असत्य प्रमाणित किया था। लेकिन कार्बन, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट लवणों के अतिरिक्त सभी कार्बन यौगिकों का अध्ययन अभी भी कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो ये आपका जो होता है आपके जो नोट्स लगे होते हैं, ये आपके जो बॉक्स में होते हैं, इन्हें बहुत अच्छी तरह से पढ़ा कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ देता है। अभी अपने देखिए ये फ्रेडरिक वोलर ने इन्होंने ये इस पर प्रमाणित किया था, ठीक है। तो वैसे तो जो आपके कार्बनिक अंतर्गत जो आपके होते हैं ये इन्होंने मतलब कार्बनिक रसायन के बारे में बताया, ठीक है। तो ये आपके जो है कार्बन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इसके अतिरिक्त सभी अभी भी कार्बन यौगिक के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अब नेक्स्ट देते हैं आपका संतृप्त और संतृप्त कार्बन यौगिक। तो मैंने बताया था आपका जो संतृप्त होता है ना वो आपका मेथेन का होता है। तो इसमें मेथेन बोलते हैं इसे, ठीक है, एन लगता है इसमें।
और मेथेन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड लगता है, तो इसका फॉर्मूला होता है CnH2n, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे जाएगा CH2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ अगर 2 रखेंगे तो C2H4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ये मैंने फार्मूला उसका बता दिया है, मेथिन का बताइए, ये हो जाएगा C2H2n+2, ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मेथेन को होता है, तो ये याद रखिएगा, मेथेन ये होता है मेथेन, ठीक है। और इसमें n लगता है, तो यहाँ पे जब 2 रखेंगे ना तो ये आपका C2H6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है मेथ एथ होता है, तो एथेन होता है। एथेन में क्या होता है कि आपका जो C2H2n ये होता है आपका, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो 2 to 4 हो जाएगा, तो 2C2H4 हो जाएगा, ठीक है। 3 लिखेंगे तो 3 to 6 होगा, C2H6 हो जाएगा। तो ये आपका मेथ एथेन होता है। और इसमें क्या लगता है, एथ लगता है, ठीक है, इन लगता है, ठीक है, इन, और उसमें एन लगता है, एन, और उसमें लास्ट में लगता है आइन, ठीक है, ये लगता है। तो 3 बॉन्ड होते हैं, थर्ड वाले बॉन्ड में बोलते हैं इसमें होता है आपका फॉर्मूला C2H2n-2, ये फार्मूला होता है आपका, ये होता है मिथाइन, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये आपके मैंने एक साथ बता दिए, ठीक है, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने ये सारे डिटेल बता दिए, ठीक है। तो इसके फॉर्मूलेस बना सकते हैं आप, C2H2 जैसे आपका, तो ये किसका फॉर्मूला है, तो ये आपका देखिए मेथ एथेन है, तो इसे एथाइन बोलेंगे, मेथ एथाइन, ठीक है, इसका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए नेक्स्ट आपका श्रृंखला दिया गया, देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया, ये देखिए एन वाला है सारे, ठीक है। तो मेथेन का देखिए फार्मूला क्या हो गया, तो ये फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, 1 रखेंगे यहाँ पे, तो C1, और ये 2 to 4, और ये 2 to 4 और 4 to 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 1 रखेंगे तो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो H4 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 रखेंगे तो C2 और 2 to 4 और 2 6, तो ये H6 हो जाएगा, ठीक है, ये एथेन बन जाएगा। अगर आप 3 रखेंगे तो C3, ये हो जाएगा 3 to 6 और 8, ये हो जाएगा C368, तो C3 8 हो जाएगा। अगर आप इसको देखिए, आप काउंटिंग कैसे करेंगे, तो मेथ एथ प्रोब्यूट आपने पढ़ोगे, तो मेथ एथ प्रोब्यूट पेंट एक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक होता है, ठीक है। तो 10 तक तो आपको याद होनी चाहिए। और इसमें क्या होता है, एन लग जाता है लास्ट में, ANEN लगता है, ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला इसमें बन रहा है। देखिए इसमें सभी में क्या है, आपको सिंगल बॉन्ड लगेगा, देखिए सभी में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए नेक्स्ट आपका, इसमें आपको बताया जाएगा, ये आपकी संरचना दी गई, इसमें कुछ खास नहीं है सर, ठीक है। हाँ, अब देखिए एल्केन, जो एल्किन होते हैं ना, एल्किन में बताया था मैंने, डबल बॉन्ड होता है। तो देखिए आपका बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन जो होता है C6H6 होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा देखिए और कितने पाई बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा आपके होते हैं 12, ठीक है, और पाई होते हैं आपके 3, ठीक है। अब देखिए कैसे होते हैं कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, वो उसमें एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, 2 पाई, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसमें आपका जब काउंटिंग करेंगे ना, तो ये H के पास में जितने भी सिंगल बॉन्ड है, ये आपके 12 बनेंगे, ठीक है। और पाई जो बनेंगे वो आपके 3 बनेंगे, ये आपके 1 2 3, तो ये आपके हैं, ये 3 केवल बॉन्ड है, तो ये आपके पाई के 3 बनेंगे, ठीक है। तो इसे आपका ये बेंजीन बोलते हैं, इन बोलते हैं, क्योंकि C2H2 ये फॉर्मूला बनता है C2H2n, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to 6 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला देखते हैं, इसमें ये देखिए आपका, ये कुछ एक तरीके का आपके जो हाइड्रोकार्बन्स, ये विषम परमाणु होते हैं, इनसे क्या होते हैं, एक यौगिक बनता है। तो देखिए Cl और Br जो होते हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन, तो ये क्या होता है, हेलो होते हैं, हेलो एल्केन्स होते हैं, ठीक है। तो क्लोरो ब्रोमो बोलते हैं, इसमें अगर Cl लगेगा तो क्लोरो बोलते हैं, और Br लगे तो ब्रोमो बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रतिस्थापित होते हैं, ये जब यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगेगा उसकी जगह पे आपके Cl और Br लग जाते हैं, ठीक है। तो अभी आगे एग्जाम्पल आएगी तो आपको बताएंगे। बाकी देखिए ऑक्सीजन के साथ में कौन कौन से लगते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, ये तो आपके इसके साथ Cl और Br के साथ लगेंगे, ठीक है। और अल्कोहल के साथ में OH हो गया, ठीक है, तो ये ऑल बोलते हैं। और नेक्स्ट आपका एल्डिहाइड में क्या होता है, CHO इसका होता है फॉर्मूला, ठीक है। और कीटोन क्या होता है, CO होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो O ही बोलते हैं इसमें, ठीक है। कीटोन में ओन बोलते हैं, और एल्डिहाइड में अल बोलते हैं, और अल्कोहल में ओल बोलते हैं, ठीक है, ऑल। देखिए इसमें एग्जाम्पल्स दिए होंगे, तो ये देखिए आपके ये सभी जो अल्कोहल के उदाहरण है, ठीक है, CH3OH और C2H5OH। तो ये आपका जो होता है, एक अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था, जो पीने योग्य जो आपका पदार्थ है, तो ये आपका एथिल अल्कोहल होता है, ठीक है। जो मेथिल अल्कोहल होता है, ये आपकी जहरीली शराब होती है। तो आपने देखा हो कि अक्सर के क्या होता है कि गाँव में जैसे शराब बनाई जाती है, देसी शराब, तो उसमें बहुत से लोगों की डेथ हो जाती है, तो वो इसीलिए होती है क्योंकि ये मेथिल अल्कोहल बना देते हैं, ठीक है, एथिल की जगह पे मेथिल बना देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें काउंटिंग कीजिएगा, और बाद में क्या लगना है, अल लगाना है, ऑल, ठीक है। तो CH5 CH4 और C2H6, इसमें क्या होता है, CH2 का इकाई का अंतर होता है, देखिए इसमें CH2 का इकाई का अंतर होता है।
तो ये समजात श्रेणी के अंतर्गत होते हैं, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया आपको, तो ये विषमजात होते हैं, ठीक है, विषम परमाणु होते हैं। और यहाँ पे लिखा भी होता है विषम परमाणु, जिसमें क्या होता है हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करने वाले जो तत्व होते हैं विषम परमाणु कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें एग्जाम्पल्स जो भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोपिन का है C3H8, ठीक है, मेथ एथ प्रोप C3 है तो मेथ एथ प्रोप होगा, और एन लगा हुआ C3 2 6 और 2 8, तो ये आपका एन लगेगा। अब ये ब्यूटेन है C4H8 का, ठीक है। तो ये आपका देखिए इसमें अंतर कितना है, तो परमाणुविक द्रव्यमान जो होता है 12 यूनिट होता है। इसमें हाइड्रोजन का जो परमाणुविक द्रव्यमान होता है 1 U होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कार्बन यू और आपका हाइड्रोजन का दिया है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, आप देख लीजिएगा इसमें, ठीक है, एक तरफ से। नेक्स्ट आपको देखिए इसमें वही बताया कि एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जहाँ पे भी आपका इंपॉर्टेंट होगा वो देखेंगे, क्योंकि ये आपका चैप्टर नहीं कराने, बाकी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है वो देख रहे हैं। कार्बन यौगिकों की नाम जो नाम की पद्धति होती है वो कैसे लिखी जाती है, ठीक है। एक होता है अनुलग्न होता है, एक पूर्व लग्न होता है, ठीक है, उस तरह के। तो देखिए कार्बन योग में क्या होता है, कार्बन परमाणु की संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 3 कार्बन परमाणु वाले यौगिकों का नाम क्या होता है, प्रोपेन। तो मेथ एथ प्रोप होता है, तो 3 कार्बन परमाणु होते हैं उसमें प्रोप लगेगा, ठीक है, प्रोपेन हो गया। अब ऐसे इसी के साथ क्या होता है जो आपके पूर्ण लग्न और क्या होता है अनुलग्न के साथ में यौगिकों के नाम दर्शाया जाता है। तो देखिए इसकी सारणी दी गई, इसमें देख लीजिए। अब देखिए इसमें क्या होता है, प्रोपेन होता है तो इन ये हटाएगा तो वहाँ क्या लगेगा, तो ऑन लगा दिया, प्रोपेन नॉन होगा, ठीक है। वैसे तो प्रोपेन होता है आपका जो फॉर्मूला होता है मेथ प्रोपेन होता है आपका जो एन वाला होता है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला में एन लगेगा। लेकिन जब यहाँ पे लगेगा OH बॉन्ड, ठीक है, एच की जगह पे क्या लगेगा OH लगेगा, तो ये बन जाएगा नॉन, ठीक है। तो ये ऑन हो जाता है ONE ऑन, ठीक है, ये अल्कोहल का बनेगा जाके, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और जो आपका थर्ड बॉन्ड लगेगा तो इसमें क्या होता है आइन होता है, IIN, ठीक है। और इन किसमें होता है आपका डबल बॉन्ड में होता है इन, ENE। अब देखिए यहाँ पे हेलोजेंस लिखे हुए हैं। देखिए इसमें थोड़े से एग्जांपल्स देख लेते हैं। हेलोजेंस क्या होता है, पूर्व लग्न जो होते हैं, इसमें जो आगे इसमें लगेंगे। तो देखिए मेथ एथ प्रोप 3 कार्बन में, तो प्रोप तो हो गया, मेथ एथ प्रोप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सी लगा तो क्लोरो हो जाएगा, तो क्लोरो आपके पहले लग जाएगा, पूर्व लग्न हो जाएगा ब्रोमो, ठीक है। तो आपका हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बीयर लगा होगा तो बीआर में ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एल्कोहल में, तो आपका इसमें लगेगा अनुलग्न OL, ठीक है। तो देखिए मेथ एथ प्रोप, तो प्रोप वैसे तो ना प्रोपेन होना चाहिए, लेकिन OH लगा हुआ तो प्रोपेनॉल हो गया। इसी तरह के एल्डिहाइड में क्या होता है आल लगता है अल, ठीक है। तो मेथ एथ प्रोप और यहाँ पे CO लगा हुआ है CHO, तो ये क्या हो जाएगा आल हो जाएगा, तो प्रोपेनल, ठीक है। नेक्स्ट कीटोन में क्या होता है ONE बनेगा, इसमें नॉन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेथ एथ प्रोप और यहाँ पे लगा हुआ है CO लगा हुआ है बीच में, ठीक है। सी में डबल बॉन्ड होता है इस तरीके का, सी इस तरीके से भी लिखा जाता है ऐसे, ठीक है, COO, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका ये बनेगा प्रोपेनॉन। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं जो इसमें COOH लगता है, COOH, तो इसमें क्या करना है ओइक एसिड लगा देते हैं, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ मेथ प्रोप, तो प्रोपेनोइक एसिड हो गया। अब नेक्स्ट आपका देखिए एल्कीन का मैंने बताया था। सेकंड जो डबल बॉन्ड होते हैं इसमें क्या लगता है ENE लगता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है आपका INE लिखता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए इसमें लगा हुआ मेथ प्रोप, तो यहाँ प्रोपिन हो जाएगा, और यहाँ पे आपका मेथ प्रोप तो प्रोपाइन हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर दीजिए, ये आप इससे देखिएगा। इस पर नामकरण करने हैं, तो ये सेम वैसे किए जाएंगे, ठीक है। और यौगिकों की संरचना इसके बनानी एथेनोइक एसिड की, तो ये आपके उसमें बनाने को नहीं है, बाकी आपको इनके पता होनी चाहिए नाम वगैरह कैसे निकालेंगे, क्या पता वो IPC नेम इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपका दहन देखिए कैसे होता है इसका जो कार्बन का, तो जो होता है इसमें क्या करेंगे, कार्बन का जब दहन करेंगे तो ऊष्मा एवं प्रकाश निकलता है, ठीक है, किसी भी तरह की निकालिएगा। अगर आपका जो मेथेन है उसमें O2 जब दहन करेंगे तो इसमें भी ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा, लेकिन CO2 और H2O के साथ में। नेक्स्ट है मेथ एथ, तो ये एथेनोइक जो एथेनॉल है आपका, ठीक है। तो मेथेनॉल में भी आपका CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा और ऊष्मा एवं प्रकाश निकलेगा, तो आपका प्रकाश ऊष्मा निकलेगा। इसमें दहन में क्या होता है आपके ये निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें ये देता है एक स्पेचुला एक एक करके कुछ कार्बनिक यौगिक नेफ्थलीन, कैम्फर और अल्कोहल को लेकर जलाइए, तो इसमें जलाने से क्या होगा, तो आपके ऊष्मा और प्रकाश निकलेगा इसमें, ठीक है। तो ज्वाला की प्रकृति का परीक्षण करना है इसमें, तो धुआं उत्पन्न होता है या नहीं, तो इस तरीके से क्वेश्चन है इसमें। तो ये क्लियर ला पाए, ये आपके काम नहीं आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखिए, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, NCERT में दिया गया, और ये आपका जनरल साइंस में भी है। इसमें बोला है कि क्या जलते हुए ज्वाला और जो होता है पदार्थ की ज्वाला उत्पन्न करते आपने कभी अथवा नहीं करते हैं, तो इसमें देखते हैं ज्वाला किस में उत्पन्न होती है। तो देखिए क्या आपने कभी कोयले या लकड़ी को अग्नि को देखा नहीं, तो देखिए अगली बार जब आपका ऑप्शन मिले देखिए, इसमें देखिए मैंने मेन जो इसका मोटिव क्या है, तो मोमबत्ती या जो गैस होता है स्टोव की LPG जलते समय क्या होती है, ज्वाला उत्पन्न करती है। लेकिन आप अगर देखेंगे अंगीठी में जलने वाला जो कोयला होता है तारकोल, कभी कभी लाल रंग के समान उच्च जो उज्ज्वल होता है,
तो बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। और जो लकड़ी और चारकोल तार होते हैं तो इसमें जलाने पर क्या होता है, वाष्पशील जो पदार्थ होते हैं वाष्पीकृत हो जाते हैं तथा आरंभ में क्या होता है, ज्वाला के साथ जलते हैं। तो गैसीय पदार्थ के परमाणु के ताप देने पर एक द्वीप ज्वाला दिखाई देती है और जो उज्ज्वल होना आरंभ करती है। और प्रत्येक तत्व के द्वारा उत्पन्न इस तत्व का अभिलक्षणिक गुण होता है। और गैस स्टोव की ज्वाला में तांबे के तार का जलने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या होता है, रंग का परीक्षण करना होता है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि आपका जो मोमबत्ती होती है इसमें क्या होती है, एक नीले लौ की एक रोशनी निकलती है। और बाकी जो आपका ज्वाला ये जो होता है लकड़ी कोयले की जो होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये वाष्पीकृत हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऊष्मा उतनी नहीं देता है, बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखते हैं इसमें, अगला देखते हैं, कोयले तथा पेट्रोलियम का निर्माण देखना है इसमें। तो आपको पता होगा ये कोयला और पेट्रोलियम है, ये काफ़ी लाखों वर्षों की जो होती है। जैसे क्या होता है, पहले क्या होता है, जो पेड़ पौधे थे या जीव जंतु थे वो क्या होता है, भूकंप या किसी अन्य कारण से ये आपके ज़मीन में दब जाते हैं। तो लाखों वर्ष पुराने ये छोटे समुद्री जैसे पौधे हो गए, ये जीवों के अवशेष होते हैं, उनकी मृत होने पर उनके समुद्र में तल में डूब गए थे। तो इसमें क्या होता है, गाद में से ढक गए थे। उस मृत अवशेषों में बैक्टीरिया के आक्रमण के प्रबल दाब के कारण तेल या गैस का निर्माण हुआ। और इसी गाद या धीरे धीरे दबकर चट्टान या चट्टान के छिद्रित भागों में से तेल या गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस जाते हैं। तो इसलिए ये क्या होता है कि जो पेट्रोलियम और कोयले हैं ना, तो अनवीनीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। तो ये एक क्वेश्चन ये भी है कि आपका नवीनीकरण के होते हैं और अनवीनीकरण योग्य कौन से होते हैं। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है इसमें, देखिए यहाँ दिया गया है आपका। देखिए इसमें कुछ पदार्थों के अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखिए केमनोफोर की उपस्थिति में ये ऊष्मा दी जा रही है। ठीक है, अम्लीकृत जो होता है K2SCR2। तो देखिए क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट एल्कोहल को अम्ल से ऑक्सीकृत करते हैं, अर्थात ये आरंभिक पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ते हैं, अतएव इनका ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, ये ऑक्सीकारक होता है। अब संकलन अभिक्रिया होती है, तो देखिए पैलेडियम या निकेल होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका आता है। पैलेडियम जो होता है और निकेल उत्प्रेरक होते हैं ना, ये कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं आपके हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। और उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो जिनके कारण क्या होती है, अभिक्रिया की दर को आगे बढ़ा देता है। ठीक है, तो अभिक्रिया को प्रभावित करने में आपका जो प्रभावित नहीं करते हैं, निकेल उत्प्रेरक का उपयोग साधारणतया वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है आपका वनस्पति तेल में कौन सा ये जो कैटलिस्ट होता है वो यूज़ होता है। तो ठीक है, इसमें आपका हाइड्रोजन होता है और निकेल उत्प्रेरक होता है। ठीक है, तो ये आपका देखिए एक क्वेश्चन इसमें आया भी था। ठीक है, TRE 3 में ही आया था, इसका जो आपका क्लास 12 से आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 12 की बुक थी, इसमें आपका पृष्ठ रसायन से। ठीक है, तो वनस्पति तेलों में साधारणतः क्या होती है, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है, और जबकि जंतु वसा में क्या होती है, संतृप्त कार्बन श्रृंखला होती है। तो ये इस तरीके से एक छोटे छोटे पॉइंट्स दे देते हैं, आपके 20 पूछ देगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रतिस्थापन क्रिया क्या होता है, तो जैसे इसमें क्या किया मैंने CH4 और Cl2 लिया और सूर्य की उपस्थिति में क्या होता है, CH3Cl हो गया और HCl बन गया जाके। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अति तीव्र अभिक्रिया में क्लोरीन का हाइड्रोजन में संकलन हो जाता है और क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित कर देती है। इससे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ पूछने का नहीं था। अब देखिए एथेनॉल के गुण होते हैं। मेथ एथेनॉल जो आपका एथेनॉल होता है ये आपकी जहरीली होती है। ठीक है, एथेनॉल को इसमें देखिए सामान्यतः एथेनॉल को एल्कोहल कहा जाता है। ठीक है, और ये सभी एल्कोहलीय पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है। और इसके अतिरिक्त ये क्या होता है, अच्छा विलायक भी है। ठीक है, इससे टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक जैसी औषधि में इसका यूज़ होता है। और एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। तो तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी नशीली होती है। और मैंने बताया था ये एथेनॉल C2H5OH होता है। ठीक है, 5OH, और ये आपका पीने योग्य होता है। जो मेथेनॉल होता है वो आपका जहरीला होता है। ठीक है, और इसमें ये पूछा भी गया था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये वाला इसी से दिया गया था क्वेश्चन, मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ये आपका देखिए हालांकि एल्कोहल जो होता है पीना निंदनीय है, लेकिन समाज में बड़े पैमाने पर प्रचलित है। लेकिन शुद्ध एथेनॉल जो होता है परिशुद्ध एल्कोहल की छोटी सी मात्रा घातक सिद्ध हो सकती है। तो इसे शुद्ध नहीं पिया जाता, इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिलाई जाती हैं और इसके एल्कोहल का सेवन करने में स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए एथेनॉल की क्रियाविधि देखनी। तो सोडियम के साथ अभिक्रिया करके क्या बनेगा, सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही है और कुछ इसमें खास नहीं है। ठीक है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो अभिक्रिया होती है 443 केल्विन तापमान पर होती है। एथेनॉल को अधिक जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो एथेनॉल का निर्जलीकरण होता है। ठीक है, तो आपको एथेनॉल का निर्जलीकरण करना है तो आपको H2SO4 के सांद्र विलयन में इसमें आपको गर्म पड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल निर्जली कारक के रूप में काम करता है जो एथेनॉल से जल को अलग कर देता है। ठीक है, अब देखिए ये आपका सजीव प्राणियों पर एल्कोहल का क्या प्रभाव पड़ता है।
तो जब अधिक मात्रा में अल्कोहल का सेवन किया जाता है तो इससे उपापचय जो प्रक्रिया होती है धीमी हो जाती है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है समन्वय की कमी होती है, मानसिक दुविधा होती है, अनिद्रापन होता है। ठीक है, सामान्यतः अंतर्बोध का कम होना और भाव शून्यता होती है। तो आपका जो होता माइंड होता है ना एक तरीके से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, और मांसपेशियां बुरी तरह से प्रभावित होती हैं, सोचने या समझने की क्षमता बिल्कुल भी कम हो जाती है। ठीक है, और इथेनॉल के विपरीत जो होता है मेथेनॉल, थोड़ी सी मात्रा लेने पर इसकी मतलब मृत्यु हो सकती है, मैंने अभी बताया था। यकृत में क्या होता है मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर मेथेनल नैल बना जाता है। ठीक है, तो और मेथेनॉल यकृत की कोशिकाओं के घटकों के जो साथ शीघ्र अपक्रिया करके क्या करता है इसमें प्रोटोप्लाज्म उसी प्रकार स्कंदित हो जाता है जिस पर पकाने पर अंडा स्कंदित होता है। और मेथेनैल चात्सुक तंत्रिकाओं को भी प्रभावित करता है, इससे व्यक्ति अंधा हो सकता है। एथेनॉल का महत्वपूर्ण औद्योगिक क्या होता है विलायक है। औद्योगिक उपयोग के लिए तैयार एथेनॉल दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें मेथेनॉल जहरीला पदार्थ मिला दिया जाता है जिससे पीने योग्य न रह जाए। तो अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें रंजक मिलाकर इसमें रंग नीला जो होता है बन जाता है। ठीक है, तो विकृत अल्कोहल कहा जाता है इसे। अब देखिए इसे ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं अल्कोहल का। तो गन्ना सूर्य के प्रकाश की रासायनिक अभिक्रिया में बदलने में सर्वाधिक सक्षम है। और गन्ने का रस होता है मेलेसम या सिरा बनाने के लिए किया जाता है, एक सुरा होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है इसके किण्वन करके अल्कोहल तैयार किया जाता है एथेनॉल। और कुछ देशों में क्या होता है अल्कोहल के पेट्रोल मिलाकर इसे स्वच्छ ईंधन के रूप में यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है ईंधन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होने पर केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है। अब देखिए इसमें एथेनॉल के अम्ल के गुण क्या आते हैं, तो ये आपका दिया गया इसमें। इसमें देख लीजिएगा आपका जो शुद्ध एथेनॉल होता है इसका गलनांक 290 केल्विन होता है। ठीक है, इसे ठंडी जलवायु में शीत के दिनों में जम जाने जाता है और इसके कारण क्या होता है गैलिशियम एसिटिक अम्ल बनता है। ठीक है, और इसमें 3 से 4% क्या होता है आपका जो होता है सिरका रह जाता है। विलेन को सिरका कहा जाता है। देखिए एसिटिक एसिड के 3 से 4 विलेन को। नेक्स्ट आपका जो आपका इसमें इंपॉर्टेंट को वही बताएंगे आपको। एथेनोइक अम्ल की अपक्रिया कैसे होती है, तो देखिए एथेनोइक एसिड से अपक्रिया करेंगे तो ये आपका एस्टर बनेगा। ठीक है, एथेनोइक एसिड से, और ये एथेनॉल आपका जिसमें जुड़ेगा। ठीक है, और इसमें बनेगा आपका एस्टर। नेक्स्ट आपका देखिए इसमें ये दिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एस्टर की जो गंध होती है वो मृदु होती है। इसका उपयोग इत्र बनाने में और स्वाद उत्पन्न करने के लिए इसका कार्य के रूप में यूज होता है। और एस्टर जो होता है अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में अपक्रिया को पुनः मतलब अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है। इस अपक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है। तो अभी मैंने बताया था, अभी साबुनीकरण आपका पूछा गया था, तो किसे कहते हैं साबुनीकरण कहा जाता है क्योंकि इसमें साबुन तैयार किया जाता है। ठीक है, और इसका उपजात जो होता है वो आपका ग्लिसरीन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए क्षारक के साथ अपक्रिया करके क्या होता है खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल जो होता है सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारक की अपक्रिया करके लवण या सोडियम एथेनोइट या सोडियम एसिटेट का जल बनता है तथा जल बनता है। देखिए यहाँ पे अपक्रिया दी गई। एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अपक्रिया करता है, तो ये आप देखिएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए कार्बोनेट और हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अपक्रिया कैसे करेगा, तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं हाइड्रोकार्बोनेट के साथ अपक्रिया करके क्या होता है लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। देखिए आप यहाँ पे सब दिए। ठीक है, और ये लवण बना रहा है इसमें। देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और इसमें कुछ ये देखिए आपका जो आपके ये होते हैं क्रियाकलाप इन्हें भी देखा कीजिए। ठीक है, साबुन ऑफ मार्चक मैंने अभी साबुन का बताया था। ठीक है, तो इसमें आपका साबुन का जो उपजात होता है वो ग्लिसरीन होता है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा इसमें एक होता है जल वैरागी, एक होता है जल रागी। तो इस तरीके से ये आप पढ़िए ज़रूर। ठीक है, इसमें क्या होता है जल के विलय एक सिरे को जलरागी कहते हैं, हाइड्रोजन के विलय के दूसरे सिरे को जल विरागी कहते हैं। जब साबुन जल की सतह पर होता है तो उसके अणु अपने को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं, इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है, और जबकि हाइड्रोजन पूंछ जो होता है दूसरा सिरा जल के बाहर होती है। और जल के अंदर इन अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है जिसमें इनको हाइड्रोजन सिरा जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण इसमें जल विरागी जो होता है पूंछ जो होता है गुच्छे अतिरिक्त आंतरिक हिस्से में होता है, जबकि इसका आंतरिक हिस्सा जो सिरा होता है गुच्छे की सतह पर होता है। इस रचना को मिसल बोलते हैं। ये मिसल का ये पूरा बताया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका इसमें काफ़ी इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या क्या सीखा है, तो इसमें थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। कार्बन जो होता है एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों या हमारे उपयोग के लिए आने वाली वस्तुओं का आधार है। तो कार्बन इसमें आपका होता है सजीवों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कार्बन की चतुष्फलकी या श्रृंखलन प्रकृति के कारण कई इसमें यौगिक बनते हैं। ठीक है, मैंने बताया था C4 होता है इसमें। ठीक है, अपने बाहरी कोशों को पूर्ण करने के लिए भरने के लिए दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, तो सहसंयोजक बनाता है। ठीक है, तो पूछ सकता है इसमें क्या बनाता है। कार्बन अपने या दूसरे तत्व जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन और क्लोरीन के साथ क्या करता है सहसंयोजक बंध बनाता है। कार्बन ऐसे यौगिक को भी बनाता है जिसमें कार्बन परमाणु के द्विबंध या त्रिबंध होते हैं। कार्बन की श्रृंखलन सीधा शाखायुक्त या वरीय किसी भी रूप में हो सकता है। कार्बन की श्रृंखला बनाने का क्षमता के कारण यौगिक की एक समजातीय श्रेणी उत्पन्न होती है जिसमें विभिन्न लंबाई वाले कार्बन जो श्रृंखला से समान प्रकारात्मक समूह जुड़ा होता है।
नेक्स्ट देखते हैं एल्कोहल और एल्डिहाइड जो होते हैं, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, अम्ल, जैसे कुछ कार्बनिक यौगिकों का अभिलाक्षणिक गुण प्रदान करते हैं। और कार्बन तथा इसके यौगिक हमारे ईंधन के रूप में के मुख्य स्रोत होते हैं, ठीक है। कार्बन यौगिक एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल का हमारे जीवन में बहुत काफ़ी महत्व है, ठीक है। साबुन अपमार्जक की प्रक्रिया जो थी अणुओं में जलरागी और जलविरागी दोनों समूहों की उपस्थिति पर आधारित है। इसकी मदद से तैलीय मैल का पायस बनता है और बाहर निकलता है। तो ये आपका पूरा सारांश था इसका, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसमें देखिए आपके 3 क्वेश्चन मैंने बताए थे। एक देखिए ये बताया था मैंने, इसमें साफ लिखा साबुन निकालने के लिए पश्चात ग्लिसरॉल बचे हुए विलेन में रह जाता है, जिससे प्रवाजी आचरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए आप बताया गया पूरा, ये आपका साबुनीकरण की प्रक्रिया दी गई, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका क्वेश्चन मैंने बताया था अभी, ग्रेफाइट के 3 बताए थे मैंने जो अपर रूप होते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा और C60 या बकमुलिस्ट फ्लोरीन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, ये देखिए ये मैंने बताया था अभी, एथेनॉल जो होता है वो जो आपका निम्नलिखित में से कौन सा एल्कोहल जो होता है पेय योग्य होता है। तो इसमें बताया था कि मेथेनॉल होता है, ये आपका सबसे जहरीला होता है, थोड़ी सी मात्रा इसे किसी को भी मृत्यु की घाट उतार सकती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें नशा आ जाता है थोड़ी सी मात्रा को पीने से, तो ये अल्कोहल पीने योग्य होता है। तो ये आपका पूरा चैप्टर का सारांश था, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट था इसलिए क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।